नमस्कार साथियों, जानवी आईटीआई के YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता था कि हमारा जो लेसन चल रहा था मौलिक विद्युत एवं वैद्युतिक पदार्थ वाला चल रहा था। साथियों, ये लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। हमने इसकी एक क्लास ली जो कि बहुत ही बेहतरीन साबित हुई साथियों। और उसके अंदर जो हमने देखा ना, परमाणु संरचना तक हमने इसके अंदर देख लिया कि परमाणु की जो संरचना होती है किस प्रकार से बनी हुई होती है, और जो परमाणु के अंदर जो पदार्थ पाए जाते हैं उनका जो आविष्कार है, उनकी जो खोज है किस किसने की थी और कब कब की थी, उनका आवेश, द्रव्यमान, सब कुछ हमने देखा। लेकिन साथियों, जो आज की क्लास होने वाली है ना, ये कल की क्लास से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले तो आप सभी से निवेदन है कि जो भी चैनल पर नया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे ही धमाकेदार इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड वीडियोस आप सभी को यहां से प्राप्त होते रहे। और साथियों, इसी के साथ जो भी बेल आइकन को ऑन नहीं किया, बेल आइकन को ऑन कीजिए। जब भी हम कोई नया अपडेट डाले, वो नया अपडेट आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शुरुआत में लाइक मत कीजिए, लास्ट में लाइक जरूर कीजिए कि वीडियो अच्छी लगी है कि बेकार लगी है। कमेंट में आपको जरूर बताना है। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं। साथियों, यहां पर जो सबसे पहले चीज आती है वो आती है साथियों विद्युत धारा की। एक विद्युत धारा होती क्या है? और साथियों, जब भी विद्युत धारा की बात आई, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन ही हमें याद होनी चाहिए। इसकी डेफिनेशन ही हमारे लिए सबसे मेन है। डेफिनेशन याद कीजिए साथियों। डेफिनेशन क्या है? देखिए, क्या होता है कि ये साथियों हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। साथियों, इस इलेक्ट्रॉन को मैं आवेश बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता? आप कहोगे कि सर आप इसको बिल्कुल आवेश बोल सकते हो। ठीक है साथियों, जब इसकी परिभाषा की बात आई तो परिभाषा में इसको पहले समझना पड़ता है। तो साथियों, जब हमारा इलेक्ट्रॉन अपनी यह जगह छोड़ करके यहां पर दूसरी जगह जब जाएगा तो साथियों हम इसे कहेंगे विद्युत धारा। मतलब इलेक्ट्रॉन ने क्या किया साथियों, यह इलेक्ट्रॉन पहले यहां था, इस कंडक्टर के अंदर साथियों ये इलेक्ट्रॉन पहले यहां था और अब यहां आ चुका। मतलब इलेक्ट्रॉन ने क्या किया साथियों, इलेक्ट्रॉन ने अपनी जगह छोड़ी, दूसरी जगह पर चला गया। मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ। और साथियों, यहां पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना या फिर आवेश का प्रवाह होना, देखिए आवेश का प्रवाह होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होना ही हमारा विद्युत धारा कहलाती है। बात समझ में आ गई होगी साथियों। देखिए, आप सभी को पता है कंडक्टर होता है, ये वायर है। ये वायर एल्यूमिनियम का भी हो सकता है। ठीक है, ये वायर एल्यूमिनियम का भी हो सकता है, कॉपर का भी हो सकता है। लेकिन साथियों, यहां पर इस वायर के अंदर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहोगे कि सर बिल्कुल है, क्योंकि हमने कल देखी परमाणु संरचना जो कि बहुत ही बेस्ट थी। और परमाणु संरचना को हमने बहुत ही अच्छे से क्लियर किया, जिसके अंदर हमने देखा कि वहां पर इलेक्ट्रॉन, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन पाया गया। तो साथियों, परमाणु, इसके अंदर क्या परमाणु है? आप कहोगे बिल्कुल है। मैं आपसे पूछूं इसके अंदर नाभिक है? आप कहोगे बिल्कुल है। क्या नाभिक के अंदर चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है? आप कहोगे कि सर बिल्कुल लगा रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है। लेकिन साथियों, यहां पर इलेक्ट्रॉन होने से ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ करके दूसरी जगह जाना चाहिए। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया ना साथियों, एक जगह छोड़ के दूसरी जगह पर आ गया, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ। इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, आवेश का प्रवाह हुआ साथियों। इसे ही हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अब साथियों, विद्युत धारा, अब मैं आपसे पूछूं वजन होता है, ठीक है, आप क्या कहोगे? एक वजन है। मतलब मान लीजिए आप कहीं पर भी कोई भी चीज तुलवाने चले गए और वहां पर आपको ये पेन दे दिया गया और इस पेन का वजन आप मान लीजिए कि 1 किलो है। तो 1 किलो जब इसको तोला गया तो आप उसको क्या कहोगे? एक वजन है। आप क्या कहोगे उसे? एक वजन है। या फिर 2 पेन है, क्या 2 वजन है? आप ऐसे थोड़ी बोलोगे। वहां पर इसके लिए कुछ मात्रक तैयार किया गया कि यहां पर ये पेन है भैया, ठीक है, ये पेन है। वैसे पेन इतना भारी है नहीं, एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूं। ये पेन है आपका। ये जो पेन है ना, 1 kg का है, 1 kg का है। तो साथियों, ये kg क्या है? ये kg है मात्रक। ये kg है मात्रक। और साथियों, हर एक चीज का मात्रक होता है। हर एक चीज का मात्रक होता है। तो साथियों, यहां पर हमारे पास जो सवाल आया कि यहां पर सिर्फ विद्युत धारा जो होती है, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक क्या होता है साथियों? इसका मात्रक होता है साथियों एम्पियर। इसका मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, क्या होता है भैया? एम्पियर होता है। और साथियों, एम्पियर का प्रतीक क्या होता है? ए होता है। देखिए, एम्पियर का प्रतीक होता है, ठीक है, विद्युत धारा का प्रतीक नहीं होता, एम्पियर का प्रतीक होता है। लेकिन विद्युत धारा के प्रतीक की अगर मैं बात करूं ना, तो इसका प्रतीक साथियों आई होता है। इसका प्रतीक आई होता है। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहां पर ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, या मान लीजिए कि सर करंट का फ्लो हुआ, ठीक है, करंट हमारी जो बह रही है, इसकी स्पीड क्या होगी? देखिए सर, हम जब कॉलेज से घर जाते हैं या घर से कॉलेज जाते हैं तो हमें मैक्सिमम जो है 30 मिनट लगते हैं। ठीक है, 30 मिनट लगते हैं। ये हमारी स्पीड है साथियों, नॉर्मल स्पीड है सर। अगर हम नॉर्मल चल के जाते हैं तो ये हमारी स्पीड है, और अगर हम दौड़ के जाते हैं तो हम 10 मिनट में घर पहुंच जाते हैं।
ठीक है। तो साथियों इसकी स्पीड कितनी होगी, जो यहाँ पर विद्युत धारा जो करंट जो फ्लो हो रहा है इसकी स्पीड याद होना हमें बहुत जरूरी है कि ये किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है। साथियों इसकी जो स्पीड होगी वो होगी 3 × 10⁸ ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मतलब साथियों यहां पर ये जो गति है ना, ये इसकी भी होती है, ये प्रकाश की गति भी होती है, अगर मैं बात करूं सूर्य और मैं बात करूं ये है पृथ्वी, ठीक है। और साथियों यहां से ये जो किरणें पृथ्वी तक पहुंच रही है, इसकी जो अगर इन किरणों की मैं स्पीड की बात करूं कि इनकी स्पीड कितनी है, साथियों इनकी स्पीड भी कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मतलब साथियों प्रकाश की गति, ठीक है, प्रकाश की गति और हमारे पास विद्युत धारा की गति बिल्कुल सेम होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब साथियों इसको जो है हम हल कैसे करेंगे, सर ये कितना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड कितना है। साथियों क्या होगा कि सबसे पहले तो ये 8 जीरो आप लगा लीजिए, सबसे पहले तो ये 8 जीरो आपको लगा लेने हैं और साथियों इसको आपको 3 से इंटू कर देना है। जब 3 से इंटू करूंगा साथियों 1 कट जाएगा और यहाँ पर एक जो 3 के आगे 8 जीरो आ जाएंगे, ठीक है, 3 के आगे 8 जीरो आ जाएंगे। अब आप इनको गिन लीजिए भैया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब साथियों 30 करोड़ मीटर, ठीक है, 30 करोड़ मीटर 1 सेकंड के अंदर, ठीक है, सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर कितना मीटर फ्लो हो गया, 30 सेकंड, मतलब साथियों 30 करोड़ मीटर दूर चला गया। हमारा जो करंट है ना, करंट की स्पीड हमारी कितनी आ गई साथियों, 1 सेकंड के अंदर 30 करोड़ मीटर दूर चला गया हमारा करंट हमसे, सिर्फ 1 सेकंड के अंदर। तो ये किसकी गति हो गई, ये हो गई हमारे करंट की गति। अब साथियों इसके अलावा जो इसके अंदर याद करने वाली बातें हैं साथियों, इसके अंदर याद करने वाली बात है कि यहां पर जो हमारा जो करंट फ्लो हो रहा है कौन सी दिशा में हो रहा है। भाई सर मान लीजिए करंट का फ्लो हुआ इतनी स्पीड से हो रहा है, तो साथियों इसका जो मान लीजिए कि जो वो हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो किस तरफ से किस तरफ हो रहा है। साथियों इसका जो फ्लो हो रहा है ना, धन से ऋण की ओर होता है, ठीक है, धन से ऋण की ओर होता है। साथियों धन से ऋण का ओर का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल विपरीत, मतलब साथियों अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है ना, ठीक है, या फिर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहा है, बिल्कुल इसके विपरीत आ रहा है, तो साथियों यहां से जो करंट जाएगा, करंट इसके बिल्कुल विपरीत जाएगा, धन से ऋण की ओर। मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से आया साथियों, इलेक्ट्रॉन ऋण से धन की ओर आया। इलेक्ट्रॉन कहां से आ गया, इलेक्ट्रॉन आया ऋण से धन की ओर आ गया। लेकिन जो हमारी करंट जा रही है ना, करंट धन से ऋण की ओर जा रही है। साथियों याद रखना दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होती है, दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होती है। करंट अलग डायरेक्शन में चलती है, ठीक है, और हमारा इलेक्ट्रॉन अलग डायरेक्शन में चलता है। इसको एक बार फिर से समझिए, इसको एक बार फिर से मैं एक बार डायग्राम की सहायता से आपको समझा देता हूं। साथियों ये क्या है कि ये हमारे पास एक वायर मान लीजिए, कंडक्टर मान लीजिए, हमारे पास एक कंडक्टर है। साथियों इसके अंदर क्या हो रहा है कि यहां से हम इलेक्ट्रॉन फ्लो करवा रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है साथियों, ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। साथियों इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा साथियों ऋण से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएगा साथियों ऋण से, ठीक है, धन की ओर, ऋण से धन की ओर। लेकिन साथियों जो हमारा करंट फ्लो होगा ना, वो धन से ऋण की ओर होगा, मतलब बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। करंट कहां से आएगा, धन से ऋण की ओर आएगा, और हमारा जो इलेक्ट्रॉन जाएगा ऋण से धन की ओर जाएगा। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई कि जो हमारा करंट है कहां से कहां पर फ्लो हो रहा है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा आता है साथियों, विद्युत धारा के प्रकार। साथियों कल मैंने आपको बताया कि विद्युत 2 प्रकार की होती है, मेनली विद्युत 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक होती है स्थैतिक, एक होती है स्थैतिक, और दूसरी होती है साथियों गतिज, ठीक है, दूसरी होती है गतिज। स्थैतिक के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझाया कि स्थैतिक विद्युत क्या होती है, लेकिन गतिज विद्युत का बारे में मैंने आपको बिल्कुल नाजुक सा थोड़ा सा बता दिया और आपने सोच लिया कि ये इतना ही है। साथियों वो गतिज विद्युत वाला जो टॉपिक है ना, अभी खत्म नहीं हुआ था, गतिज विद्युत तो अभी शुरू हुई है। साथियों गतिज विद्युत जो हमारे पास होती है 2 प्रकार की होती है। हमारे पास गतिज विद्युत 2 प्रकार की होती है, एक एसी विद्युत धारा और एक होती है साथियों डीसी विद्युत धारा। अब साथियों जो एसी विद्युत धारा होती है इसकी फुल फॉर्म होती है अल्टरनेटिंग करंट, या कि कहे प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा। और साथियों अगर मैं डीसी करंट की बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म होती है साथियों दिष्ट धारा, दिष्ट धारा। तो ये साथियों इन दोनों की फुल फॉर्म हो गई। अब इनके अंदर अंतर क्या है और हमारी एसी और डीसी होती क्या है, अब उन पर चर्चा करते हैं। उम्मीद है साथियों आपको यहाँ पर ये जो हमारे पास विद्युत धारा है ये समझ में आ गई होगी। विद्युत धारा के बारे में जो मैंने आपको समझाया है मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ साथियों, जिससे कि आप कभी इसको भूलें ना और आप इसको उतार लीजिए, ठीक है। तो साथियों सबसे पहले हमने इसकी बात की थी परिभाषा की, ठीक है, हमने इसकी परिभाषा की बात की, ये इसका मात्रक हो गया साथियों। और इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, इसकी परिभाषा हो जाएगी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन या आवेश,
क्या, आवेश के प्रवाह, ठीक है, प्रवाह को क्या कहते हैं, प्रवाह को साथियों विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और साथियों इसके अंदर जो दूसरी चीज याद रखनी है कि यहां पर ये जो हमारी विद्युत धारा फ्लो होती है इसकी स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। साथियों तीसरी चीज क्या याद रखनी है, इसका मात्रक याद रखना है, इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, इसका मात्रक एम्पियर होता है। और तीसरा क्या याद रखना है कि ये फ्लो किस ओर होता है, साथियों ये धन से, विद्युत धारा साथियों धन से ऋण की ओर होती है, ठीक है, धन से ऋण की ओर होती है साथियों। और यहां पर ये जो विद्युत धारा और साथियों इलेक्ट्रॉन कहां फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन जो है बिल्कुल इसके अपोजिट, विपरीत, ठीक है, विपरीत फ्लो होता है, विपरीत जाता है। बात समझ में आ गई। मैंने इतनी ही चीजें आपको करंट के बारे में बताई कि करंट हमारी क्या होती है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात आती है, दूसरी बात इसके जो मात्रक की आती है, तीसरी मात्रक को जो ऐसे डिनोट करते हैं, और साथियों प्रतीक जो इसका होता है आई होता है, ये चीजें आपको याद रखनी है। फिर आ जाती है इसकी स्पीड पर बात, फिर आ जाती है स्पीड हो रही है, चलो ठीक है हो रही है सर, लेकिन किधर से किधर हो रही है, धन से ऋण की ओर हो रही है, तो ये चीज आ जाती है। अब साथियों इसके बाद जो दूसरी चीज आती है साथियों, विद्युत धारा के प्रकार आते हैं। विद्युत धारा के प्रकार मैंने आपको बता दी कि 2 प्रकार की होती है। जो आपकी विद्युत धारा होती है साथियों 2 प्रकार की होती है। यहां पर जो पहला आता है साथियों, पहला आ जाएगा यहां पर दिष्ट धारा, ठीक है, दिष्ट धारा। और साथियों जो दिष्ट धारा हो गए, हम इसे साथियों डीसी धारा भी कह सकते हैं, ठीक है, डीसी करंट भी कह सकते हैं, मतलब डीसी भी हम इसे कह सकते हैं। और साथियों जो दूसरा होगा साथियों प्रत्यावर्ती धारा। और साथियों ये जो प्रत्यावर्ती धारा होगा ना, इसे हम साथियों अल्टरनेटिंग करंट भी कह सकते हैं, एसी भी हम इसे कह सकते हैं। तो इसकी सबसे फुल फॉर्म याद होनी जरूरी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। हिंदी में इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी साथियों डीसी की, दिष्ट धारा, और अंग्रेजी में क्या हो जाएगी साथियों, डायरेक्ट करंट। क्या हो जाएगी भैया, डायरेक्ट करंट, ठीक है, डायरेक्ट करंट। और साथियों यहां पर इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो होगी साथियों अल्टरनेटिंग करंट। क्या हो जाएगी, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई कि यहां पर जो है एसी क्या होती है और डीसी क्या होती है। अब साथियों बात आती है दिष्ट धारा की परिभाषा और प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा। सबसे पहले हम देखते हैं साथियों दिष्ट धारा की परिभाषा। तो यहां पर पहले हम देखते हैं दिष्ट धारा क्या होती है, दिष्ट धारा की डायग्राम और परिभाषा देखते हैं। साथियों दिष्ट धारा में क्या होता है कि हमारे पास करंट 2 प्रकार की होती है, एक होती है एसी और एक होती है डीसी। ये डीसी की वेव कुछ इस प्रकार से होती है साथियों, ठीक है, ये डीसी की वेव कुछ इस प्रकार से होती है। साथियों यहां पर ये जो लाइन डिनोट कर रही है ना, ये करंट को डिनोट कर रही है, ठीक है, किसको, करंट को डिनोट कर रही है। बात समझ में आ गई होगी, करंट को। साथियों इसके अंदर जो करंट जाती है बिल्कुल सीधी जाती है, बिल्कुल सीधी जाती है, ठीक है, यहां से शुरू हुई और साथियों ये करंट बिल्कुल सीधी चली गई, कहीं पर नहीं रुकी, बिल्कुल सीधी चली गई, ठीक है। मतलब साथियों बहुत ही स्पीड से, इसकी जो स्पीड होती है बहुत तेज होती है, यहां से मतलब इतनी स्पीड से जाएगी कि आपको दिखेगी नहीं, मतलब ये गई, ठीक है, डीसी ये गई। तो साथियों डीसी इतनी स्पीड से जाती है, लेकिन साथियों जो एसी होती है ना, एसी बिल्कुल धीरे धीरे टहलती जाती है, बिल्कुल धीरे धीरे टहलती जाती है। तो इसकी जो वेव होती है, एसी की वेव होती है साथियों कुछ इस प्रकार की होती है, ये होगी एसी, ठीक है, और ये होगी डीसी। अब साथियों यहां पर अगर ये तेज जा रही है ना, तो ये ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती है, ये ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती है, ये भागती है लेकिन थक जाती है, ये भागती है लेकिन थक जाती है, ये कुछ समय बाद जाकर के रुक जाती है, कहीं कहीं पर डाउन हो जाती है, बिल्कुल डाउन हो जाती है। मान लीजिए कि यहाँ से हमने 650 वोल्टेज, देखिए जो डीसी बनाई जाती है साथियों 650 वोल्टेज तक ही बनाई जाती है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ से डीसी भेजी 650 वोल्टेज भेजी, लेकिन साथियों लगभग 10 किलोमीटर चलने के बाद, ठीक है, 10 किलोमीटर चलने के बाद क्या हो जाएगा, ये जो हमने 650 वोल्टेज भेजी ना, 60 वोल्टेज 65 वोल्टेज ही रह जाएगी। मतलब क्या हुआ, थक गई तो वोल्टेज कम हो गई, थक गई तो वोल्टेज कम हो गई, गई बहुत स्पीड से थी, गई बहुत स्पीड से थी। कहते हैं ना कि जो बहुत जल्दी ऊपर जाता है ना, वो उससे दुगनी स्पीड से नीचे आता है। मतलब ये गई तो बहुत तेज थी, लेकिन ये डाउन भी बहुत स्पीड से हो गई, तो ये इसको यहाँ पर डाउन कर दिया गया। क्यों हुई, स्पीड के कारण हुई, लेकिन ये बिल्कुल टहलती। अब मैं आपसे कहूँ कि आपको है ना लगभग 25 किलोमीटर डे के हिसाब से एक दिन के अंदर चलना है, तो आप क्या कहोगे, भागोगे या धीरे धीरे चलोगे? भाई आप कहोगे कि सर हम आराम से बिल्कुल चल के भी ये दूरी तय कर सकते हैं, तो आप कहोगे सर मैं बोलूँगा बिल्कुल थकना नहीं है, आराम से चलकर तय करो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरी कंडीशन है कि 25 किलोमीटर आपको पर डे एक दिन में चलना है।
तो आप क्या करोगे, बिल्कुल चलते चलते टहलते टहलते उसको पूरा कर लोगे। और साथियों यहाँ पर ये जो है ना, आप चलते चलते ज़्यादा दूर जा सकते हो आराम से। अगर मैं आपसे कहूँ ना 30 किलोमीटर जाना है तो आप चलते चलते वो भी जा सकते हो। और यहाँ पर साथियों ये जो AC जो है ना, ये बिल्कुल धीरे धीरे टहलती टहलती पहले इधर चली गई, फिर इधर चली गई, फिर इधर चली गई, फिर इधर चली गई, और आराम आराम से ये आगे चली जाती है। तो साथियों इसने क्या किया, इसने ना तो अपना मान चेंज किया ना दिशा चेंज की। इसने अपना मान चेंज किया नहीं किया। क्यों? मान चेंज कब होता है, जब ये यहाँ से शुरू होती, और जब ये यहाँ से शुरू होती है तो ये 90 डिग्री वाला होता है, ये जो 90 डिग्री वाला पार्ट है ये यहाँ पहुँचती, ठीक है। लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया, ये यहाँ से शुरू हुई और बिल्कुल सीधी चली गई। मान लीजिए कि यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पर ये 1 है, ये 1 से शुरू हुई, बिल्कुल 1 पर ही ये चल रही है, बिल्कुल रेखा। तो इसने मान चेंज किया नहीं किया। अब मैं आपसे पूछूं कि ये इसका प्लस वाला पार्ट है, इसका माइनस वाला पार्ट है, तो ये क्या, ये प्लस वाले पार्ट को छोड़ के माइनस में आई? आप कहोगे कि सर बिल्कुल नहीं आई। तो साथियों वह विद्युत धारा, ठीक है, डीसी के अंदर वह विद्युत धारा, वह विद्युत धारा जो अपना मान, ठीक है, अपना मान और साथियों दिशा दोनों परिवर्तन नहीं करती, दिशा दोनों परिवर्तन नहीं करती। क्या कहलाती है भैया? करती। वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है साथियों डीसी। क्या कहलाती है? डीसी, ठीक है, वो डीसी कहलाती है, या फिर कहे दिष्ट धारा कहलाती है। डीसी करंट कहलाती है, ठीक है। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब आप पूछोगे सर ठीक है, डीसी जो है अपना मान और समय परिवर्तन, सर इसको बनाया कैसे जाता है? देखिए साथियों, इसको जो बनाया जाता है ना, वो बनाया जाता है डीसी जनरेटर की सहायता से, ठीक है, जनित्र की सहायता से, या फिर कहे कि इसको परिवर्तित भी हम कर सकते हैं। इसको हम बैटरी की सहायता से बना सकते हैं, ठीक है, इसको हम बैटरी की सहायता से बना सकते हैं, या फिर साथियों हम इसको AC से DC में परिवर्तित भी कर सकते हैं, AC से DC में परिवर्तित भी हम इसे कर सकते हैं। तो साथियों इसको डीसी जनरेटर से, मेनली यहाँ पर जो होता है ना, डीसी जनरेटर से इसको बनाया जाता है, ठीक है। अब बात आती है साथियों, दूसरी जो बात आती है ना, वो आती है साथियों प्रत्यावर्ती धारा की। किसकी? प्रत्यावर्ती धारा की। अब साथियों ये जो प्रत्यावर्ती धारा है, ठीक है, जो कि अल्टरनेटिंग करंट है, इसका मैंने अभी ये डायग्राम बनाया था। अब ये डायग्राम हमारे किसी काम का नहीं, इसको मिटाते हैं और अब हम देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा का डायग्राम। साथियों ये क्या है? ये प्रत्यावर्ती धारा का डायग्राम है। मैंने कहा कि ये टहलती टहलती चलती है। साथियों ये इसका 0 डिग्री वाला मान है, ये इसका 90 डिग्री वाला मान है, और साथियों ये इसका 180 डिग्री वाला मान है, ठीक है, ये इसका 180 डिग्री वाला मान है। साथियों करंट कहाँ से शुरू हुई? करंट 0 से शुरू हुई और ये 180 पर पहुंची, इस प्रकार से, मतलब टहलती टहलती गई। साथियों ये जो इसका मान आ गया, ये 90 डिग्री वाला मान आ गया। अब इसके बाद साथियों ये 180 डिग्री का मान आ गया, और फिर इसके बाद ये करंट फिर आगे बढ़ती है, और ये जो इसका अब मान आया साथियों, ये कौन सा मान आ गया? ये आ गया 270 डिग्री, ये आ गया 270 डिग्री, और लास्ट में साथियों ये हो गया 360 डिग्री। और साथियों यहाँ पर ये जो इसने 360 डिग्री का कोण पूरा किया ना, एक बार प्लस में चली, एक बार माइनस में चली, और यहाँ पर आकर के रुक गई, 0 पर आकर के रुक गई। साथियों हम इसे कहते हैं एक साइकिल, हम इसे कहते हैं एक साइकिल। अब साथियों जो एक साइकिल है ना, हम इसे फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, एक फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। अब साथियों एक फ्रीक्वेंसी नहीं कहे तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसे एक HZ कह सकते हैं। जो HZ है साथियों, इसका मात्रक होता है हर्ट्ज में ये मापी जाती है, हर्ट्ज, ठीक है। और साथियों एक सेकंड के अंदर AC 50 वेव बन जाती है। एक सेकंड के अंदर AC विद्युत धारा साथियों AC 50 वेव बनाती है। मतलब नहीं समझे आप? साथियों इसी प्रकार की लगातार 50 वेव बनती है सिर्फ एक सेकंड के अंदर, ठीक है, एसी के एक कंडक्टर में, एसी के एक तार में। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई कि एसी की जो वेव होती है किस प्रकार से बनती है और कितने डिग्री पर एक साइकिल होती है। तो इसमें क्या हुआ, इसकी डेफिनेशन भी यहीं से बनाते हैं। साथियों इसने क्या किया, समय के साथ क्या किया, अपना मान परिवर्तन किया। पहले ये 0 डिग्री पर था, ये 0 डिग्री, फिर ये पहुंचा 90 डिग्री पर, तो क्या हुआ भैया, यहाँ पर इसका मान चेंज हुआ। फिर ये पहुंच गया 180 डिग्री पर, इसका क्या हुआ, मान चेंज हो गया। फिर ये पहुंच गया 270 डिग्री पर, मान चेंज हो गया। फिर ये पहुंच गया 360 डिग्री पर, मान चेंज हो गया। मान चेंज हुआ, ठीक है, मान चेंज हो गया सर, मान चेंज हो गया। यहां पर कोई मान चेंज हो रहा था, यहां पर मान चेंज नहीं हो रहा था। अब बात करते दिशा पर। पहले साथियों ये चल रहा था प्लस में, ये प्लस वाला पार्ट है इसका, पहले चल रहा था प्लस में, धीरे धीरे ये कहाँ आ गया, 180 को पार करने के बाद ये आ गया माइनस में, ये आ गया माइनस में। तो मैं कहूं कि ये पहले प्लस में चल रहा था, फिर माइनस में चला गया। इसने अपना मान दिशा चेंज की भाई, पहले प्लस, ठीक है, अलग दिशा थी, फिर माइनस, फिर अलग दिशा हो गई, तो प्लस से माइनस दिशा चेंज हो गई। तो सर यहां पर क्या हो गया कि इसने अपना मान और दिशा दोनों चेंज की। वह विद्युत
वह विद्युत धारा जो समय के साथ अपना मान और दिशा दोनों चेंज करे, दिशा दोनों चेंज करे या बदले, उसे हम क्या कहते हैं साथियों? उसे हम एसी करंट कहते हैं या फिर अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, एसी करंट कहते हैं। सर ठीक है, समझ में आ गया, कहते हैं। भाई समझ में नहीं आ रहा तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, और जो अगर ज़्यादा समझ में आ रहा तो आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों इसी के साथ यहाँ पर अब बात आती है, सर ठीक है समझ में आ गया, मान और दिशा परिवर्तित हुई, बनी कैसे? एसी हमारे पास आई कैसे? एसी हमारे पास अल्टरनेटर से आई साथियों, एसी हमारे पास अल्टरनेटर से आई। किससे आई भैया? अल्टरनेटर से आई, अल्टरनेटर। साथियों अल्टरनेटर से हमारे पास एसी आ गई, किससे आ गई? अल्टरनेटर से हमारे पास एसी आ गई। अब यहाँ पर ये जो एसी आती है ना, सिर्फ अल्टरनेटर से नहीं आती, और भी इसके पार्ट्स होते हैं, कई अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे कि डीसी जनरेटर होता है, वो एसी ही बनाता है, लेकिन उसको कन्वर्ट किस में किया? कन्वर्ट उसने कम्यूटेटर ने जो है उसको डीसी में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पर जब हमसे क्वेश्चन किया जाए कि एसी जो है, एसी किससे बनी? एसी साथियों हमारी हमेशा अल्टरनेटर से ही बनेगी। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि तो जो हमारे पास जो एसी और डीसी है साथियों, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, ठीक है, और किस तरह से ये चलती है। इतनी बात आप समझ में आ गई होगी। मैंने आपको बताया कि डीसी जो है हमारे पास 650 वोल्टेज तक बनाई जाती है, लेकिन साथियों एसी कितने वोल्टेज तक बनाई जाती है? साथियों एसी जो है 33 केवी तक बनाई जाती है। अब आप कहोगे कि सर आप झूठ बोल रहे हो, ये तो हमने 220 केवी भी देखी है, ये तो हमने 220 केवी भी देखी है, 132 केवी भी देखी है। भैया मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा। साथियों ट्रांसफार्मर नाम की युक्ति होती है, एक ट्रांसफार्मर नाम की युक्ति है जो क्या करती है, इस वोल्टेज को, इस 33 केवी को साथियों अप करती है, इस 33 केवी को अप करती है। बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है सर। अभी हमारे पास एक रूम है, हमने इतना समझ लिया कि एसी क्या होती है, डीसी क्या होती है। अभी हमारे पास एक रूम है और हमें यह जानना है कि हमारे इस रूम के अंदर करंट है या नहीं है, इस रूम के अंदर करंट है या नहीं है। अब आप अगर ऐसे चेक करोगे, डायरेक्टली जाके किसी वायर को पकड़ोगे तो वो तो गड़बड़ हो गया मामला, ठीक है। तो हमें किसी वायर को नहीं पकड़ना। तो साथियों इसके क्या होते हैं, कुछ प्रभाव होते हैं, और प्रभाव से ही हम क्या करते हैं, प्रभाव से ही हम पता लगा सकते हैं कि हमारे जो रूम है, ठीक है, हमारी जो क्लास है, उसके अंदर कहां पर कितनी विद्युत धारा, मतलब कौन सी विद्युत धारा फ्लो हो रही है। साथियों जैसा कि आप सभी को पता है कि घरों के अंदर साथियों एसी ही फ्लो होता है, घरों के अंदर एसी ही फ्लो होता है। अब इसका पता कैसे लगाए? साथियों इसके 5 प्रभाव होते हैं, इसके 5 प्रभाव होते हैं। सबसे पहला प्रभाव आता है साथियों चुंबकीय प्रभाव, सबसे पहला आता है चुंबकीय प्रभाव। साथियों चुंबकीय प्रभाव में क्या होता है कि एक कुंडली होती है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, नोट करते जाइएगा भैया, इसको मिटा देते हैं। साथियों एक क्या होती है, कुंडली होती है। ये हमने कुंडली बना ली, एक क्वाइल बना ली, एक वायर था तांबे का, हमने इसको ऐड करके एक क्वाइल तैयार की, और यहां से साथियों इसके अंदर फेज दिया गया, और यहां से इसके अंदर न्यूट्रल दिया गया। अब आप कहोगे कि सर ये तो वायर ही है, अगर हम इसको यहां से फेज देंगे और यहां से न्यूट्रल देंगे तो जल जाएगा। नहीं जलेगा, क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने इसको एक कुंडली का रूप दिया, अब ये वायर नहीं है, अब साथियों ये एक पार्ट हो गया, जैसे कि लैंप होता है साथियों, ठीक है, एक लैंप होता है, एक वैद्युतिक युक्ति हो गई। तो हम इसे क्या कह सकते हैं साथियों, हम इसे कुंडली कह सकते हैं, साथियों इस कुंडली के अंदर जब भी फेज और न्यूट्रल फ्लो करवाया जाता है, तब इसके अंदर क्या होता है, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और आपसे मैं पूछूं कि आपके घर में ऐसा कौन सा उपकरण है जिसके अंदर कुंडलियां काम में ली जाती है, तो आप कहोगे कि सर फैन है, आप कहोगे कि सर कूलर है, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होती है सर, कुंडलियां बना करके डाली जाती है। तो बिल्कुल अगर आपके कमरे में एक स्विच है और उस स्विच को दबाते ही आपका पंखा चला, आपका कूलर घूमने लगा, आपका कूलर चला, तो साथियों इसका मतलब क्या है कि वहां पर विद्युत है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुंडली है, और कुंडली के अंदर जैसे ही हमने फेज और न्यूट्रल फ्लो करवाया, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बना, और जब मैग्नेटिक फील्ड बना तो साथियों हमारे पास यहां पर हमारा पंखा या कूलर घूम गया। किसी तार को छूने की आवश्यकता पड़ी कि यहां पर करंट है या नहीं है? नहीं पड़ी, ठीक है, नहीं पड़ी। अब साथियों इसी प्रकार से दूसरा प्रभाव आ जाता है, कौन सा प्रभाव आता है भैया? उष्मीय प्रभाव। कौन सा? उष्मीय प्रभाव। अब साथियों ये वायर है, ठीक है, अब ये वायर देखिए, ये हमारे पास एक वायर है साथियों। जब इस वायर के अंदर यहां से करंट फ्लो करवाया जाता है या आई फ्लो करवाई जाती है, तब इस वायर के अंदर जैसे ही करंट फ्लो होगा उसी वक्त क्या होगा, ये गर्म होना शुरू होगा,
ये गर्म होना शुरू होगा। एक वायर होता है साथियों जो कि हीटर वगैरह में प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम का वायर होता है। नाइक्रोम का एक गुण है, इसका एक गुण है साथियों, जो हीटर में जो प्रयोग किया जाता है, हीटर में जो वायर प्रयोग किया जाता है हीटर में, इसका एक गुण होता है साथियों, जैसे ही हीटर के अंदर करंट फ्लो करवाई जाती है वो हीट उत्पन्न करना शुरू कर देता है, वो हीट देना शुरू करता है। तो यहां पर ये गर्म होना शुरू कर देता है, मतलब यहां से करंट गई, यहां से करंट गई। अब यहां पर ये जो हीटर का वायर है, नाइक्रोम का वायर, इसका जो रेजिस्टेंस होता है काफी हाई होता है, काफी हाई होता है। अब यहां से रेजिस्टेंस, यहां से करंट, दोनों जा रही है, दोनों आपस में टकरा रही है, दोनों लड़ाई कर रही है। अब जब वहां पे लड़ाई हो रही है ना, तो हमें वहां से एक चीज मिली, उनके लड़ाई से हमारा एक फायदा हो गया कि वहां पर जो है ना साथियों, वो वायर गर्म हो गया, लाल हो गया गुस्से से, वो वायर गुस्से से लाल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि रेजिस्टेंस और करंट में वहां पर झगड़ा चल रहा है, ठीक है, तो ये लाल हो गया। ये तो साथियों यहां पर ये उष्मीय प्रभाव पाया गया, मतलब जब भी किसी वायर के अंदर ऐसा कोई वायर, ठीक है, जिसके अंदर करंट फ्लो करवाई जाए तो वो गर्म होता है, और जो वायर गर्म हो रहा है ना, इसका मतलब वहां पर करंट है, इसका मतलब वहां पर करंट है। तो साथियों ये दूसरा प्रभाव हो गया साथियों, उष्मीय प्रभाव। क्या हो गया? उष्मीय प्रभाव हो गया। अब साथियों इसी के अलावा तीसरा जो प्रभाव होता है, रासायनिक प्रभाव। कौन सा प्रभाव होता है भैया? रासायनिक प्रभाव। अब साथियों रासायनिक प्रभाव को हम समझते हैं, रासायनिक, रासायनिक प्रभाव। साथियों रासायनिक प्रभाव क्या होता है? बैटरी वगैरह गाड़ियों में, वाहनों में खूब प्रयोग में ली जाती है, बैटरी वगैरह गाड़ियों में, बैटरियों में खूब प्रयोग में ली जाती है। साथियों रासायनिक प्रभाव में क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारी बैटरी होती है ना, ये जो हमारी बैटरी है, इस बैटरी के अंदर साथियों ये यहाँ पर दो कॉन्टेक्टर निकले होते हैं, और यहाँ पर साथियों टर्मिनल निकले होते हैं, और यहाँ पर इसके अंदर क्या भरा जाता है? इसके अंदर साथियों इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट भरा जा रहा है, जैसे ही इसके अंदर साथियों करंट फ्लो करवाया जाता है इसको चार्ज करने के लिए, जैसे ही इसके अंदर करंट फ्लो करवाया जाता है इसको चार्ज करने के लिए, तो साथियों ये जो आयनीकरण होने लगता है, इस इलेक्ट्रोलाइट का आयनीकरण होने लगता है। ये हम देखेंगे साथियों बैटरी वाले लेसन में कि आयनीकरण क्या होता है, किस प्रकार से होता है, आयनीकरण होने लगता है। और जब साथियों इसका आयनीकरण होता है, तो आयनीकरण का मतलब है अपने अपने आयंस में विभक्त होना, ठीक है, धनायन अपने आयंस में विभक्त होते हैं, ऋणायन अपने आयंस में विभक्त होते हैं, और हमारी बैटरी चार्ज होती है। और साथियों कुछ देर बाद जब बैटरी पूरी चार्ज हो जाए, ठीक है, तो जब हम यहाँ पर कुछ लैंप लगाते हैं तो हमारा लैंप जलने लगता है। क्यों जलने लगता है? क्योंकि इसके अंदर करंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये विद्युत धारा का एक प्रभाव है, प्रभाव है भैया। हमें करंट देखना था कि यहाँ पर करंट है या नहीं है, और हमें वहां पर करंट मिला, तो साथियों ये विद्युत धारा का एक प्रभाव है। तो साथियों ये क्या हो गया? विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव हो गया भैया? ये हो गया हमारे पास रासायनिक प्रभाव। अब बात आती है साथियों किरणीय प्रभाव की। किरणीय प्रभाव साथियों, हॉस्पिटल कौन कौन गया है अभी तक? भगवान की दया से कोई जाए भी नहीं। और यहां पर साथियों हॉस्पिटल में क्या होता है साथियों, एक एक्सरे की मशीन होती है, एक एक्सरे की मशीन होती है। और साथियों एक्सरे की मशीन के अंदर एक लैंप लगा होता है कुछ इस प्रकार का, ठीक है, लंबा सा लैंप होता है, कुछ इस प्रकार का लैंप होता है, ठीक है। संरचना तो मैं आपको बता नहीं पा रहा हूं ढंग से, लेकिन फिर भी एक बार कोशिश कर लेता हूं। कुछ इस प्रकार का ये लैंप होता है साथियों, कुछ इस प्रकार का ये लैंप होता है, हाँ इस प्रकार का ये लैंप होता है। साथियों इस लैंप को हम लैंप नहीं कह सकते, इस लैंप को हम वैक्यूम ट्यूब कहेंगे। क्या कहेंगे? वैक्यूम ट्यूब। अब साथियों वैक्यूम ट्यूब का क्या मतलब होता है? निर्वात ट्यूब, जिसके अंदर साथियों वायु, ठीक है, वायु या फिर किसी भी प्रकार की कोई गैस ना हो, ठीक है, निर्वात ट्यूब। इसके अंदर क्या किया जाता है? तो साथियों हाई वोल्टेज, ठीक है, इसके अंदर हाई वोल्टेज चलती है, लैंप की तरह ये भैया, लैंप की तरह ये काम करता है, हाई वोल्टेज और साथियों हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी। जब इसके अंदर से साथियों मतलब फ्लो करवाई जाती है ना, तो ये एक विशेष प्रकार का प्रकाश उत्पन्न करता है, ये एक विशेष प्रकार का प्रकाश उत्पन्न करता है, जो कि हमारी हड्डियों का छाया चित्र भी निकाल सकता है। तो साथियों ये कहाँ पर पाया जाता है? ये पाया जाता है साथियों हमारा हॉस्पिटल्स के अंदर, ये हमारा पाया जाता है हॉस्पिटल्स के अंदर। कौन सी? वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब कहाँ पाएगी? हॉस्पिटल के अंदर। अब साथियों इसके अंदर हमारी करंट और वोल्टेज गई, तभी तो ये काम किया ना, तब तक ये काम थोड़ी कर रहा था भाई, करंट और वोल्टेज की तभी ये काम कर पाया। मतलब जब इसके अंदर करंट जाएगी तभी ये काम कर पाएगा। अगर ये काम नहीं कर रहा है तो वहां पर करंट नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर करंट है, ये काम चल रहा है। तो ठीक है, तो आपको किसी वायर को छूना पड़ा? नहीं पड़ा ना, तो यहाँ पर हमें पता चल गया, दूर से ही पता चल गया कि हमारा ये काम कर रहा है, तो यहाँ पर विद्युत धारा है। तो साथियों ये भी एक विद्युत धारा का प्रभाव होता है, ये भी विद्युत धारा का एक प्रभाव होता है। कौन सा भाई? किरणीय प्रभाव। हमने यहाँ पर लिख लिया, लिख लेते हैं यहाँ पर किरणीय प्रभाव, किरणीय प्रभाव। अब साथियों जो लास्ट आता है ना, जो लास्ट प्रभाव आता है वो आता है साथियों यहाँ पर किरणीय प्रभाव के बाद आता है गैसीय प्रभाव। साथियों गैसीय प्रभाव में क्या होता है कि ट्यूबलाइट्स आप सभी ने देखी होगी, ट्यूबलाइट्स आप सभी ने देखी होगी। ट्यूबलाइट के अंदर साथियों आर्गन, हीलियम, अलग अलग प्रकार की गैसें भरी जाती है, अलग अलग प्रकार की गैसें भरी जाती है। अगर मैं आपको उदाहरण दूं
तो साथियों यहाँ पर जो हमारी ट्यूबलाइट होती है ना, कुछ इस प्रकार की होती है, बिल्कुल लंबी सी ट्यूबलाइट होती है, और यहाँ पर ये लैंप लगे होते हैं, यहाँ पर ये लैंप लगे हुए होते हैं। साथियों कंडीशन ये होती है कि हमें चाहिए कि इन दोनों को आपस में कनेक्ट करवाना किसी भी वायर की सहायता से, लेकिन हम वायर की सहायता से वहां पर नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि ये एक ट्यूबलाइट है और ट्यूबलाइट के हम वायर का प्रयोग नहीं करते, तो इसीलिए हम इसके अंदर प्रयोग करते हैं आर्गन गैस का। किसका? आर्गन गैस का। अब साथियों यहां पर क्या किया जा रहा है? आर्गन गैस का प्रयोग किया जा रहा है। और जो आर्गन गैस होती है ना साथियों, चालक गैस होती है। क्या होती है? चालक गैस होती है। जैसे ही इसके अंदर करंट फ्लो करवाया जाता है तो आर्गन गैस का क्या होता है साथियों? आयनीकरण होता है। आर्गन गैस का आयनीकरण होता है। ये भी अपने अपने आयंस में विभक्त होती है, और जैसे ही अपने अपने आयंस में विभक्त हुई तो यहां पर ये जो हमारी आर्गन गैस है ना, यही एक वायर का काम करेगी। यही गैस इसके अंदर यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां फ्लो होती रहेगी, और यही हमारे एक वायर का काम कर लेगी। तो हमें क्या करना था? इन दोनों को कनेक्ट करना था। तो ये दोनों अपने आप कनेक्ट हो गए। किसकी सहायता से? किसी वायर की सहायता से हुए? आप कहोगे नहीं हुए। किसकी सहायता से हुए? आर्गन गैस की सहायता से होगी। तो इसके अंदर क्या बोला गया? आर्गन गैस। तो ये क्या कहलाता है साथियों? ये हमारा कहलाता है विद्युत धारा का गैसीय प्रभाव। विद्युत धारा का गैसीय प्रभाव। ठीक है, गैसीय प्रभाव। बात समझ में आपको आ गई होगी। तो साथियों ये थी आज की आपकी जो भी 30-40 मिनट की क्लास हुई है, ये थी आपकी क्लास। अगर यहां से कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में कमेंट डालिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो धन्यवाद साथियों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।